मोहल्ले में अनपढ़ और पढ़ी लिखी सास की बहुएं। भिंडी ले लो, आलू ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। अरे सबको दूध पिलाएंगे, सेहत बनाएंगे, बिना मिलावट का दूध ले लो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हाँ, अब सुबह हुई मोहल्ले की। जब तक सब्जी वाला मुर्गे की तरह, दूध वाला रेडियो की तरह, बार वाला कौवे की तरह चिल्लाए नहीं, लगता ही नहीं कि मोहल्ले में मैं रहती हूँ। राधिका बालकनी में खड़ी सुबह की चाय पीती हुई पूरे मोहल्ले में नजर दौड़ाती है, जहां दूध, चाय और सब्जी वाला आवाज लगा रहे हैं और कुछ दूरी पर मोहल्ले की औरतें पानी के लिए लड़ रही हैं। ये औरतें भी ना जाने किस बात पर लड़ने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एजुकेटेड होती तो एक एक करके सब पानी ले लेती। इतना कहकर राधिका अपने घर में चली जाती है। वहीं नीचे खड़ी दो औरतें राधिका की बात सुन लेती हैं। खुद के घर में वाटर पंप लगा हो तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें आती हैं। सिर्फ एक दिन पानी ना मिले तब देखना कैसे अकल ठिकाने आती है। दोनों औरतें अपने घर चली जाती हैं। वहीं राधिका अपने घर में अपने परिवार से बात करते हुए, इस मोहल्ले में मैं तो इतना समझ गई, चाहे कुछ हो जाए, बहू खुद की तरह मॉडर्न और एजुकेटेड ही लाऊंगी। सोचो मम्मी, अगर तुम्हारी लाई बहू मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ने लगी तो क्या करोगी? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो तुम? अपनी पसंद से ही अपनी बहू लाना। राधिका मोहल्ले की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न औरत है, जो अपनी बेटे की शादी खुद की तरह मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहती है। वहीं राधिका की पड़ोसन कौशल्या, जो पूरी तरह अनपढ़ है। ओम सूर्या नमो नमः, ओम सूर्या नमो नमः। कौशल्या सुबह सुबह सूरज देवता को जल चढ़ाते हुए गलत मंत्र पढ़ती है, जिसे सुनकर मोहल्ले की एक लड़की कौशल्या को टोकती है। आप मंत्र गलत पढ़ रही हैं आंटी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को थोड़ी सी भी समझ नहीं है। किसी को पूजा करते वक्त टोका नहीं जाता है। कौशल्या गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। अरे भाग्यवान, आज क्यों मुंह लटकाया हुआ है? आप सुन लीजिए ध्यान से, मेरे बेटे के लिए मेरी तरह ही शांत सुशील बहू ढूंढिएगा, ना कि चटक मटक वाली। इन्हें बात करने की तमीज नहीं होती। आजकल पढ़ी लिखी अच्छे स्वभाव की लड़कियां भी मिल जाती हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे की जीवन साथी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। एक ही मोहल्ले में एक तरफ पढ़ी लिखी मॉडर्न राधिका अपने बेटे राजीव के लिए लड़की ढूंढना शुरू करती है। मिस्टर देसाई, मैं पूछ रही थी, आपने जिस लड़की के बारे में बताया था, उससे लड़की की शादी फिक्स हो गई क्या? नहीं, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। वो लोग अभी भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप हमारी और उनकी मीटिंग फिक्स करवाइए। ओके मैम, मैं कल की ही डेट फिक्स करवाता हूँ। राधिका मैरिज ब्यूरो से अपने बेटे के लिए एक रिश्ता मंगवाती है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या भी अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। इतने कम समय में सुशील संस्कारी कन्या कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बस लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। आप अपने बेटे के लिए अनपढ़ लड़की ढूंढ रही हैं, पर क्यों? आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को बड़ों को सम्मान करना नहीं आता, इसीलिए मैं अपनी तरह सुशील संस्कारी लड़की खोज रही हूँ। कौशल्या की बात सुनते ही पंडित जी अपने थैले से एक फोटो निकालकर कौशल्या को थमा देते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लीजिए फोटो। पीछे लड़की का बायोडेटा भी है। लड़की का नाम पायल है और लड़की कभी स्कूल ही नहीं गई है। रिश्ता पक्का कर दीजिए। मम्मी, एक बार लड़की से तो मिल लो। अरे भाग्यवान, ये तो पूछो लड़की ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? आपके पिता ने पूछा था कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की है? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों पूछूं? अरे ठीक है, तो फिर मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। पंडित कौशल्या के घर से चले जाते हैं और अगले दिन पंडित जी फोन करते हैं। जी कहिए पंडित जी। अरे लड़की वाले रिश्ते के लिए मान गए हैं। दोनों परिवार कल मिलकर शादी की बात कर लीजिए। ठीक है पंडित जी। अगले दिन राम प्रसाद और कौशल्या अपने बेटे राजीव के साथ पायल के घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र, राधिका और राघव मैरिज ब्यूरो जाते हैं। हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद आया। आपको मेरी बेटी कैसी लगी? मुझे जिस तरह की बहू चाहिए आपकी बेटी में वो सारी क्वालिटीज हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। दोनों परिवार की रजामंदी से महेंद्र और सुनीता की बेटी अनीता का रिश्ता राघव से होता है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या के बेटे का रिश्ता अशोक और कुसुम की बेटी से तय की जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख आ जाती है। धूम धड़ाके गाने बजाने के साथ मोहल्ले में दो बहुएं आती हैं। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। पायल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। बहू,
आज से तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। रिंकी बेटी, भाभी का उनका कमरा दिखा दे। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कौशल्या अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं दूसरी तरफ राधिका भी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अनीता बहू, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। अनीता कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अनीता बहू, आज से तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। याद रखना, हमारा एक क्लास है, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी मम्मी जी, मैं आप लोगों के लेवल को मेंटेन करके रखूंगी, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ ठीक है, हम लोग भी बहुत थक गए हैं, तुम लोग भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। हाँ चलो, हम अपने कमरे में चलते हैं। देख बहू, सुबह चाहे जब भी आँख खुले, नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाना। राघव अनीता को लेकर कमरे में आराम करने चला जाता है। सूरज उगते ही मोहल्ले में सब्जी, अखबार, दूध बेचने वालों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वहीं कौशल्या अपनी बहू के साथ सूर्य देवता को आंगन में जल चढ़ाने आती है। माँ जी, मुझे सूर्य देवता को जल चढ़ाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं जैसे करती हूँ वैसे तू भी कर। पहले आँख बंद कर, हाथ ऊपर ले जाकर जल गिराते हुए मंत्र पढ़ना, ओम सूर्य नमो नमः। कौशल्या को मंत्र गलत ही याद था, वो अपनी बहू को भी गलत मंत्र ही सिखाती है। ओम सूर्य नमो नमः, ओम सूर्य नमो नमः। कब समझेंगे आप, आपका मंत्र गलत है, इसे सही कर लीजिए। गलत मंत्र से जल चढ़ाते देखकर मोहल्ले की लड़की फिर कौशल्या को टोकती है और कौशल्या हमेशा की तरह लड़की की बात पर ध्यान नहीं देती। माँ जी, हमारा मंत्र गलत है। मैं बचपन से इसी मंत्र से पूजा करती आ रही हूँ। नए जमाने की लड़की क्या जाने मंत्र क्या होता है। बहू, मोहल्ले में ऐसी बहुत बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, तो उनसे बचकर रहना। ठीक है माँ जी। शादी के पहले दिन से ही दोनों सास अपनी अपनी बहू को अपने अपने मुताबिक बदलना शुरू कर देती हैं। अनीता बहू, मोहल्ले की औरतें आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म करने आने वाली हैं। समझ गई मम्मी जी, मुझे बढ़िया इंडियन साड़ी पहननी है ना? नहीं बहू, तू पढ़ी लिखी घर की बहू है, तेरी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि सब तेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करें। अनीता अपने कमरे में जाकर अपनी सबसे मॉडर्न और फैशनेबल ड्रेस खोजती है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या भी अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करवाती है। अरे लीला बहन, हमारे मोहल्ले में दो नमूने हैं, दोनों के घर में फंक्शन है, तुम कहाँ जा रही हो? मुंह दिखाई का फंक्शन है, दोनों के घर का मजा आएगा। राधिका की मॉडर्न बहू क्या करती है और हर काम उल्टा करने वाली कौशल्या की बहू क्या करती है? तो पहले पढ़ी लिखी सास की बहू को देखने चलते हैं। अनीता की मुंह दिखाई रस्म के लिए मोहल्ले की कई औरतें और राधिका के रिश्तेदार इंतजार कर रहे होते हैं। अब बहू को बुलाएं, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मैं अभी अनीता बहू को लेकर आती हूँ। राधिका मॉडर्न साड़ी में बिना घूंघट ओढ़े अनीता को लेकर नीचे आ जाती है। ये मेरी बहू अनीता। अब आप लोग अपने तरीके से मुंह दिखाई की रस्म कर लीजिए। किसकी मुंह दिखाई करे? सबने तो मुंह देख लिया तुम्हारी बहू का। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का, जब तक ये नहीं पता मुंह दिखाई में घूंघट डालकर बहू को लाया जाता है, तब मेहमान घूंघट उठाकर बहू को देखकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ क्या किया जाए? करना क्या है, अपने अपने तोहफे रखो, बहू को आशीर्वाद दो और अपने अपने घर चलो। हो गई मुंह दिखाई पढ़ी लिखी सास की बहू की। सभी औरतें अपने साथ लाई तोहफे और फिर शगुन अनीता के पास रखकर अनपढ़ सास की बहू की मुंह दिखाई में चले आते हैं। कौशल्या बहन, अपनी बहू को तो बुलाओ। अभी लेकर आती हूँ। कौशल्या सुंदर साड़ी में घूंघट की हुई तैयार पायल को नीचे लेकर आती है और सभी औरतों के सामने बिठा देती है। कौशल्या, बहू बिल्कुल अपनी परछाई ढूंढ कर लाई हो। साड़ी, सिर पर लिया पल्लू बता रहा है बहू के संस्कार सिखाए नहीं अपनाए हुए हैं। सभी औरतें एक एक करके पायल की मुंह दिखाई करती हैं और आशीर्वाद के रूप में कुछ नेग या शगुन देकर चली जाती हैं। सभी औरतों के जाने के बाद कौशल्या घर के बाहर आकर राधिका को ताना देते हुए कहती है, 2 किताबों के साथ कुछ सांसारिक चीज सीखी होती तो आज बदनामी न होती। आजकल के फास्ट जमाने में इस दकियानूसी रस्म का क्या मतलब? सभी ने तो पहले भी बहू का चेहरा देखा था।
कौशल्या का राधिका को ताना मारना और राधिका का रस्मों को दकियानूसी बताना एक दूसरे को पसंद नहीं आता। दोनों पड़ोसन एक दूसरे से मुंह ऐंठ लेती हैं। अब इसी तरह पढ़ी लिखी राधिका अपनी बहू को मॉडर्न बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनपढ़ कौशल्या अपनी बहू को भारतीय संस्कार सिखाने लगती है। पायल बहू, अब तो शहर में रहने लगी है, तुझे थोड़ा तेज बनना जरूरी है। आज से घर के सारे सामान तू लेकर आएगी। ये ले पैसे और सामान की पर्ची, मोहल्ले की दुकान से सारे सामान खरीद ले। अनपढ़ पायल पर्ची देखकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, पर्ची में क्या लिखा है मुझे कैसे पता होगा? मुझे भी नहीं पता कहाँ क्या लिखा है। एक बार बस तेरी नंद से लिखवा लिया था, तब से यही पर्ची हर महीने मंगवा लेती हूँ। सारा सामान आ जाता है। तू दुकानदार को पर्ची देना, वो खुद सारा सामान दे देगा। ऑफिस जाने के लिए तैयार होता राजीव कौशल्या की बात सुनकर कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पायल को नाइट स्कूल में भेजा जाए, वहां पायल पढ़ना सीख जाएगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, वहाँ दूसरी लड़कियां मेरी बहू को बिगाड़ देंगी। अरे खुद तो कभी पढ़ी नहीं है, अब बहू को भी पढ़ने नहीं देगी। कौशल्या रामप्रसाद की बातों को अनसुना कर देती है और अपनी बहू को मोहल्ले की दुकान में भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी बहू को मॉडर्न बनाने में लगी हुई है। मम्मी जी, इतनी हाई हील्स मैं कैसे पहनूं? मैं गिर जाऊंगी। क्यों गिर जाएगी? मैंने टीवी में एक मॉडल को देखा, वो इसे पहनकर चल रही थी। तू भी इसे पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर। राधिका प्रीति की मदद से जबरदस्ती अनीता को हाई हील पहनाकर चलने की प्रैक्टिस करवाती है। मम्मी, आई डोंट थिंक सो। भाभी हाई हील्स पहनकर चल सकती हैं। गिव अप। मैं चल नहीं सकती, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, पर मैं जरूर चल सकती हूँ। ऐसी बात है तो जरा चल के दिखाइए। प्रीति के चैलेंज करने पर एक दो बार लड़खड़ा के अनीता हाई हील्स में चलना सीख जाती है। परफेक्ट। अब हम लोग डांस क्लास करेंगे। मॉडर्न लोगों को डांस और पार्टी बहुत पसंद होती है। राधिका अपनी बहू को वो सारी चीज सिखवाती है जिन चीजों से कौशल्या अपनी बहू को हमेशा दूर रखना चाहती है। इसी तरह वक्त बीतता है। अनपढ़ पायल धीरे धीरे दिमाग से और कमजोर होती चली जाती है और अनीता इतनी मॉडर्न कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह भूल जाती है। कहिए भाभी, आज कौन सी सब्जी लीजिएगा? भैया, ये टमाटर बढ़िया है, कितने के दिए? 100 रुपये किलो। ठीक है भैया, आधा किलो दे दीजिए। कितना पैसा हुआ? 70 रुपए हुई भाभी। ये लीजिए भैया। सब्जी वाला रोज पायल से इसी तरह सब्जियों के ज्यादा पैसे लेता है। अरे जैसी सास वैसी बहू, आज तक ये दोनों हिसाब करना ही नहीं सीख पाए। कौशल्या जिस तरह खुद दूसरों पर निर्भर होकर सामान खरीदती है, वही तरीका कौशल्या ने पायल को भी सिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न रंग में रंग चुकी अनीता का भी कुछ ऐसा ही हाल है। One back more। बस कर अनीता, तूने बहुत ज्यादा पी ली है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पीने ही तो भेजा है। ये हम मॉडर्न लोगों का कल्चर है। इन्हें लेकर जाइए, कल पूरी तरह रात नशे की हालत में ये पड़ी हुई थी। राधिका अनीता को डांस क्लास और नाइट क्लबिंग करने भेजती है, जहां अनीता को शराब, जुआ और दूसरी गंदी आदतें लग गईं। इशिता किसी तरह सबकी नजरों से बचाते हुए अनीता को उसके घर पहुंचाती है। अनीता बहू, मैंने तुझे दारू पीने से मना किया था, फिर तूने दारू क्यों पी? मैंने पी नहीं, मुझे पिला दी गई है और आपने ही पिलाई है। हे भगवान, कहीं इन्होंने देख लिया तो घर में क्लेश हो जाएगा। इसे दूसरे कमरे में सुला देती हूँ। आज भी, कल से नहीं पीऊंगी, पक्का। चल, अब सो जा। राधिका अनीता को बगल वाले कमरे में ले जाकर सुला देती है और पूरे रूम में एयर फ्रेशनर छिड़क देती है। कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा हो जाती है। सुबह बहू को समझा दूंगी, थोड़ी कम पिया करे। अनीता की इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को छुपाने की वजह से अनीता को एक दिन घर में चोरी करनी पड़ती है। मैं हार नहीं सकती, मुझे किसी भी हालत में जीतना है। मैंने कल राघव को यही पैसे रखते देखा था। अनीता राघव की अलमारी में पैसे ढूंढ रही होती है जो उसे लॉकर में मिल जाते हैं। ये रहे पैसे, आप देखती हो कौन मुझे हराता है। अनीता पैसों को लेकर कार से कसिनो चली जाती है। एक एक शॉट और हो जाए, इस बार 2 लाख की चाल। देखिए, इसमें से 100 रुपए निकाल लो टैक्सी के, ये पैसे भी तुम्हारे हाथ से जाएंगे। नो बेबी, इस बार गेम मेरा होने वाला है। कसिनो ओनर गेम स्टार्ट करता है और गेम के रुकते ही अनीता का चेहरा पर पूरी तरह से मायूसी छा जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पैसे, तुमने चीटिंग की है। खुद बाहर जाओगी या मैं गार्ड से उठवा कर फेंकवा दूं?
अनीता सारे पैसे हार कर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। अरे यही तो रखे थे पैसे, कहाँ गए? अनीता, अनीता! क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से? मैंने यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी दिए थे, खुद रखकर कहीं भूल गए होगे। अरे मैंने पैसे यहीं रखे थे, किसी ने तो लिए हैं। राघव की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य उसके कमरे में आ जाते हैं। तो क्या घर के लोग अब तेरे पैसे चोरी कर रहे हैं? अगले दिन राघव को पैसे न मिलने पर अनीता चोरी की अफवाह फैला देती है और राघव को घर के गहने बेचकर पैसे भरने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राजीव अपना ऑफिस बैग घर पर ही भूल जाता है। ये थैला तो अपने साथ ले जाते हैं, आज यहाँ क्यों छोड़ गए? पायल राजीव के ऑफिस बैग को बड़े ध्यान से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओह कितना गंदा हो गया है, इसे धोने के लिए छोड़कर गए हैं। मैं अभी इसे चकाचक कर देती हूँ। इतना कहकर पायल ऑफिस बैग को सर्फ वाले पानी में डुबो देती है। आज इस थैले और अंदर के सामान को ऐसा चमकाऊंगी, ये तो खुशी हो जाएंगे। पायल ऑफिस बैग खोलती है जिसमें से एक कॉन्टेक्ट फाइल, 2 पेन ड्राइव और एक लैपटॉप निकलता है। ये कैसी अजीब सी चीजें हैं, मैंने तो कभी नहीं देखी, पर इतनी गंदी क्यों है? इन्हें भी धो देती हूँ। पायल लैपटॉप को पानी में डुबो डुबो कर धोती है, फिर आंगन की रस्सी में सूखने के लिए टांग देती है। वाह क्या चमक रहा है, अभी प्लास्टिक के थैले को भी धो देती हूँ। पायल जिपर कॉन्टेक्ट फाइल को कपड़े धोने वाले ब्रश से रगड़ रगड़ कर इतना धोती है कि ऊपर की सारी डिजाइन ही मिट जाती है और अंदर के सारे कागज गीले हो जाते हैं। तभी राजीव ऑफिस से कॉल करता है। जी कहिए। मैं अपना ऑफिस बैग घर पर ही भूल गया हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैंने आपके थैले को अच्छे से धोकर सुखा दिया है। अच्छा काम किया, वैसे भी बैग बहुत गंदा हो गया था। मैं एक आदमी भेज रहा हूँ, बैग के अंदर जो सामान था उसे दूसरे बैग में रखकर आदमी को दे देना। पर वो चीजें अभी सूखी नहीं है। सूखी नहीं? मतलब तुमने मेरे लैपटॉप, फाइल और पेन ड्राइव को भी धो दिया? हाँ सब धो दिया, कांच की जैसा चमक रहा है। राजीव के 6 महीने की मेहनत को पायल कुछ मिनटों में पानी में बहा देती है। लैपटॉप पूरी तरह से खराब हो जाता है, पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है और कॉन्टेक्ट के कागज गीला कचरा बन जाते हैं। राजीव, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। मैं यही सजेशन दूंगा कि तुम खुद जॉब से रिजाइन कर दो, वरना अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें निकाला तो कोई तुम्हें कंपनी जॉब नहीं देगी। कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल खराब करने की वजह से राजीव को जॉब से रिजाइन करना पड़ता है। इस बात की खबर मोहल्ले में जंगल में लगी आग की तरह फैलती है। एक से एक नमूने देखे पर पायल के जैसा नमूना नहीं देखा। अरे याद है किस तरह रस्सी पर लैपटॉप को टांग कर शाम तक सुखा रही थी। अपने पति की नौकरी को ऐसे खा गई जैसे ठंड में कोई गाजर का हलवा खाता हो। मोहल्ले में उड़ रही इस खबर का मजा राधिका और उसकी बहू भी लेती है। अगर बहू गवार है तो सास तो उससे ज्यादा महान है। दोनों सास बहू की जोड़ी परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर। एक तरफ मोहल्ले में कौशल्या के परिवार का मजाक उड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की एक लड़की की शादी होने वाली है। कौशल्या बहन, मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आमंत्रित है। आपकी बेटी की शादी है, इसका मतलब हमारी बेटी की शादी है। हम लोग जरूर आएंगे, और सिर्फ शादी में खाने नहीं, शादी की सभी रस्मों में मैं और मेरी बहू आप लोगों की मदद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या बहन। शादी ब्याह के मामलों में किसी के साथ मिल जाए सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप बेफिक्र हो जाइए चाची, आपका आधा काम तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मोहल्ले में दूसरी जगह भी न्योता देना है। शांति कौशल्या को अपनी बेटी की शादी का न्योता देकर बाहर निकल जाती है और सामने राधिका को न्योता देने उसके घर में चली जाती है। शांति, तुम यहाँ कैसे आई? गलत ही इसे न्योता देने चली आई, इसे किसी से बात करने की तमीज है? राधिका, मैं अपनी बेटी की शादी है तो उसी का न्योता देने आई हूँ। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार शादी में जरूर आना, मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं। अच्छा ठीक है, वक्त मिला तो जरूर आएंगे, और कोई जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं, मांग लेना। मेरी मत ही मारी गई है कि तुमसे कुछ मांगूंगी। हाँ जरूर, वैसे तो सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। शांति अपनी बेटी की शादी का न्योता पूरे मोहल्ले में देती है और मोहल्ले में एक नई बात फैलने लगती है। सुना है शांति ने उन 2 नमूनों को भी बुलाया है। हाँ, मैं तो यही सोच रही हूँ इस बार दोनों नमूने क्या करेंगी।
मैंने तो ये भी सुना है कि शांति कौशल्या की बहू से शादी के कामों में मदद ले रही है। वो तो अपने घर के काम गलत करती है, सोचो शादी में क्या क्या करेगी। राधिका की बहू न जाने किससे बदतमीजी कर बैठेगी, कहीं लड़कों वालों से बदतमीजी कर बैठी तो शादी का मजा 2 गुना हो जाएगा। मोहल्ले में हो रही ये बातें कौशल्या, राधिका और शांति के परिवार तक भी पहुंचती हैं। माँ सुन रही हो, मोहल्ले में कैसी बातें हो रही है? सबको लगता है भाभी शादी में कुछ मजेदार कारनामा करेंगी। अरे कुछ भी अगर होता है तो उसमें बहू की कोई गलती नहीं होगी, सारी गलती कौशल्या की ही होगी। उसने ही तो सारी चीज बहू को सिखाई है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा, मुझे अभी तक जॉब भी नहीं मिली है। कौशल्या और पायल घर वालों की बात चुपचाप सुनती हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका के परिवार में भी शादी की बातें हो रही हैं। मम्मी, हम लोग मोहल्ले की शादी में जाएंगे। मोहल्ले की बेटी की शादी है, जरूर जाएंगे। और फिर हमें तेरी शादी भी तो करनी है। अगर हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे घर की शादी में कौन आएगा? मुझे तो ये शादी मौका दिख रही है जहां हम अपनी खोई इज्जत वापस पा सकते हैं। इसी तरह शादी नजदीक आती जाती है और मोहल्ले के सभी घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मोहल्ले के दर्जियों के पास कपड़ों की भीड़ लग जाती है। मोहल्ले में दूध देने वाला आधे दाम में शादी के घर में दूध देता है और लंबे इंतजार के बाद शादी की शाम आ जाती है। सभी मेहमान तो आ गए, अब बस लड़के वालों के आने की देरी है। शांति कौशल्या की बहू के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमन, राजीव और राघव शादी में दूसरी तैयारी संभाल रहे हैं। मेहमान आते ही होंगे, जल्दी कारपेट बिछाओ। लड़की वाले हैं हम लोग, कोई कमी नहीं होनी चाहिए वरना मोहल्ले की बेइज्जती होगी। सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी मोहल्ले के बाहर से बैंड बाजे और आतिशबाजियों की आवाज आना शुरू हो जाती है। दूल्हा नाचते हुए बारात लेकर मंडप में आता है। मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन मंडप में आकर बैठे। पायल और अनीता शादी के जोड़े में तैयार शांति की बेटी को लेकर आती हैं। शादी शुरू होती है और सभी मेहमान और मोहल्ले के लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग खाने में भिड़ जाते हैं और कुछ स्टेज पर डांस करने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। वाह, क्या सॉन्ग बजाया है, इस पर तो अपने आप मेरे पांव थिरकने लगे। अनीता खुद को रोक नहीं पाती और स्टेज पर चढ़कर सभी के सामने नाचना शुरू कर देती है, जिसे देख शादी में आए लड़के सीटी बजाने लगते हैं। वाह चमक चलो, क्या नाचती है, ऐसा लग रहा है कोई नागिन नाच रही है। शादी में आए दूसरे लड़के अनीता के नशे में होने का फायदा उठाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना खाने आई पायल जमीन पर प्लेट लेकर बैठ जाती है। कब से बैठी हूँ, कोई खाना ही नहीं परोस रहा है, बहुत भूख लगी है, लगता है खुद ही जाकर लेना पड़ेगा। वो देखो, पायल को गंवारों वाली हरकत, जमीन पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही है। पायल, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? हमारे गांव में तो ऐसे ही बैठकर खाना खिलाया जाता है शादियों में। अरे पायल, यहाँ बुफे सिस्टम है, तुम्हें खुद जाकर खाना लेकर आना पड़ेगा। पायल को बुफे सिस्टम का मतलब समझ में नहीं आता। वो खाना लेकर जमीन पर बैठकर खाने लगती है। बड़ी अजीब बात है, कोई खड़ा होकर कैसे खाना खाएगा? पायल को जमीन पर बैठकर खाते देखकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नशे की हालत में स्टेज पर डांस कर रही अनीता स्टेज से गिर जाती है और अचानक शादी में सन्नाटा हो जाता है। बंद करो ये बेशर्मों वाली हरकत। क्या हुआ, किसने क्या किया? अरे अब ये शादी तभी होगी जब ये 2 गवार और बेशर्म लड़कियां यहां से चली जाएंगी। एक ने शादी को मजाक बना दिया है और दूसरे ने शादी को क्लब बना दिया है। शादी न रुके इसलिए शांति हाथ जोड़कर दोनों परिवारों के पास आती है। मुझे माफ कीजिए, पर मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, शादी छोड़कर चले जाइए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी कहीं तय की है। शांति के हाथ जोड़कर कहने पर दोनों परिवार चुपचाप अपनी बहू को लेकर अपने घरों के बाहर आ जाते हैं और पूरा मोहल्ला शांत होता है। अनीता, तुमने पीना कब से शुरू कर दिया? जब से सासू माँ ने पिलाना शुरू किया, डांस भी उन्होंने सिखाया, जुआ खेलने भी उन्होंने सिखाया। अनीता नशे की हालत में राधिका की सिखाई सारी बातें बता देती है। और तुम क्या गवार की गवार ही रहोगी? क्या जरूरत थी शादी में जमीन पर बैठकर खाने की? किसने कहा था जमीन पर बैठकर खाने को? बेटा, बहू को मत डांट, इसमें मेरी गलती है। मैंने ही उसे सिखाया था खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। अरे तो पूरी बात सिखाती, हर जगह क्या जमीन पर बैठकर खाया जाता है? अरे आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उस बच्ची की शादी टूटने से बची है। खुद तो जिंदगी भर गंवार रही, बहू को भी गंवार बनाती चली गई। अरे बहू कल से ही नाइट स्कूल जाना शुरू करेगी। रामप्रसाद की बात सुनकर राजेंद्र को भी गुस्सा आ जाता है। अरे भाई साहब, सही मायने में अनपढ़ तो मेरी बीवी है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी सुधरी हुई बहू को मॉडर्न बनाने के चक्कर में बिगाड़ दिया। इससे गंवार बड़ा और कौन हो सकता है? अपने अपने पतियों की डांट सुनकर और खुद की जिद की वजह से खुद की बहू की इज्जत और जिंदगी बर्बाद होते देखकर दोनों सास रो पड़ती हैं।
मुझे माफ कर दे बहू। मैं चाहती तो तुझे समाज में उठना बैठना सिखा सकती थी, पर मैंने तुझे खुद से भी ज्यादा गंवार बना दिया। आपने सही कहा, असली गंवार तो मैं हूँ। पढ़ी लिखी और मॉडर्न होने के दिखावे में मैंने अपनी बहू को नशे जैसी गंदी आदतों का शिकार बना दिया। मुझे माफ कर दे बहू। अपनी अपनी माँ को गलती का एहसास कर रोते देख दोनों बेटे कहते हैं, दिन का भूला शाम को लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। आप लोग अपनी गलती सुधार सकते हैं, पायल को एजुकेटेड बनाकर और अनीता को भूली हुई सभ्यता याद दिलाकर। पर ये होगा कैसे? हो सकता है अगर हम दोनों पड़ोसी एक हो जाएं, कौशल्या आंटी भाभी को पूजा पाठ और भारतीय संस्कृति सिखाएं और मम्मी पायल भाभी को नए जमाने का इंट्रोडक्शन करवाएं। दोनों परिवारों को आइडिया बड़ा पसंद आता है और अगले दिन से दोनों परिवारों की सास एक दूसरे बहू की कमियां दूर करती हैं। पायल अब अनपढ़ नहीं रह जाती और अनीता अपने सारे बुरी आदतों को छोड़कर कौशल्या के साथ पूजा पाठ में मन लगा लेती है। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। अनीता कौशल्या के साथ सूर्य देवता की पूजा कर रही है, वहीं पायल सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही है। भाभी 100 रुपए किलो टमाटर है, आधे किलो टमाटर के दाम 70 रुपए। अच्छा तो ऐसा करो, ये आधा किलो टमाटर मुझे दे दो और 50 रुपए वापस करो। अरे पर भाभी ऐसे कैसे? अरे हैरान क्यों होते हो भैया? अब मैं भी हिसाब कर सकती हूँ। अब मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है। खबरदार अब मेरे स्टूडेंट को कभी उल्लू बनाने की कोशिश की तो